ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो में प्रस्तुत वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। यह नित्य 5 भागों में प्रस्तुत होता रहता है और हम इसे प्रतिदिन पोस्ट करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं हम वह दृक पंचांग से लेते हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम YouTube के माध्यम से आपको पहुंचा पाने में सफल होते हैं, साथ ही हो भी रहे। हम आपके सुझाव के अनुरूप इसका जो पहला भाग है उसका भी लघु रूप हम आप तक पहुंचा पाने में अलग से प्रस्तुति उसके हम आपको आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं और उसके नित्य हम प्रस्तुति अलग से पोस्ट करते रहे हैं YouTube पर। यह आपके सुझाव के ही अनुरूप है। पंचांग सामान्य बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त की ओर इंगित करता है और जब भी हम पंचांग की परिभाषा पंचांग शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा ध्यान अनायास ही शुभ और अशुभ मुहूर्त पर जाता है। किंतु पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त से भी कहीं बढ़कर है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। इसकी हमारे जीवन में अहम भूमिका है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग के हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी। अतः पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। चलते हैं आपको पंचांग के पहले भाग में लेकर। स्वागत है आपका पंचांग के पहले भाग में। आज का दिनांक 24 मई 2025। माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5 बजे और सूर्यास्त 6:32 तक। सनराइज एट 5:00 AM मॉर्निंग, सनसेट एट 6:32 PM इवनिंग। दिशा शूल पूर्व है, फिर भी उस दिशा में यदि यात्रा करना पड़े तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा को शुभ बनाए, यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5वें अंग में दिन या वार कहें शनिवार और
तिथि रात्रि के 7:20 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र अपराह्न 1:48 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग अपराह्न 3:01 तक आयुष्मान, और उसके बाद सौभाग्य। करण प्रातः 8:57 तक कौलव, और तत्पश्चात रात्रि के 7:20 तक तैतिल, और उसके बाद गर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त पे जाने के पूर्व भोलेनाथ का को स्मरण कर भोलेनाथ का वास देखते हैं कि आज का वास कहाँ है, और उसका प्रतिफल कैसी होने की आशा है। तो जय भोलेनाथ। जब तक आज द्वादशी है तब तक वे नंदी पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यह द्वादशी रात्रि के 7:20 तक है, यानी रात्रि के 7:20 तक वे नंदी पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तत्पश्चात वे भोजन पर जाते हैं, जो कि पीड़ादायक है, शुभ नहीं है। तो जय भोलेनाथ, आपकी कृपा बरसते रहे। आगे हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में, और महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:14 दिन तक। अमृतकाल दिन के 11:37 से दिन के 1:05 तक। अपराह्न के अमृतकाल कल भोर में 4:47 से 6:12 तक। अमृत सिद्धि, हाँ अमृतकाल पुनः बोल बताते चले। अमृतकाल दिन के 11:37 से 1:05 अपराह्न तक भी है, और साथ साथ में उसकी पुनरावृत्ति भी है कल भोर में 4:47 से कल के प्रातः 6:12 तक। अमृत सिद्धि और रवि जोग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:56 तक। गोधूली विलय संध्या 6:31 से 6:52 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। और अशुभ मुहूर्त में, हाँ यहाँ बताते चले कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:23 से 10:05 तक। गुलिक काल प्रातः 5 बजे यानी सूर्योदय से 6:42 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:28 से 3:09 तक। वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 2:55 से कल भोर 4:22 तक। भद्रा आज नहीं है। अपराह्न गंडमुल प्रातः 5 बजे से यानी सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और तो उसके तत्पश्चात भी हो सकता है, क्योंकि पंचांग सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। पंचक प्रातः 5 बजे से यानी सूर्योदय से, जो कि कल ही से ही चालू है, परसों से। ये 5 बजे सूर्योदय से अपराह्न 1:48 तक पंचक अभी आज का शुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रदेव आज मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उनका मेष राशि से मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश होना है। बुध देव वृषभ राशि में आ चुके हैं, अस्त अवस्था में ही है। ये कल से वृषभ राशि में इनका पदार्पण हुआ। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह हैं, अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा 3 ग्रह, उसके बाद शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं, और मंगल देव को छोड़कर शेष राशियों के ग्रहों से शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। अंश के अनुसार शक्ति देखें तो सूर्य देव, चंद्रदेव,
मंगल देव, शुक्रदेव और शनिदेव शक्तिशाली हैं, और बुध देव और बृहस्पति देव तथा राहु और केतु अभी क्रमशः शिशु अवस्था और वृद्धावस्था में चल रहे हैं। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में रहने वाले ग्रह क्रमशः सूर्य तथा शनिदेव। इस प्रकार सूर्यदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, जो क्रमशः सूर्यदेव स्वयं, बुधदेव तथा केतुदेव। बुधदेव के नक्षत्र में भी 3 ग्रह हैं, जो क्रमशः चंद्रदेव, मंगलदेव तथा शुक्रदेव। और केतु, शुक्र, चंद्र, राहु को छोड़कर, क्योंकि वे स्वतंत्र ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। तो इस प्रकार न तो आज राशि परिवर्तन है, न नक्षत्र परिवर्तन। तो ये रहे हमारे पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। इस माह में होने वाले गोचर को यदि हम देखें तो बुध देव का राशि परिवर्तन कल हो चुका है, राहु देव और केतु देव का आंशिक रूप से हो चुका है 18 तारीख को। पूर्ण रूपेण 29 मई को होने वाला है। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन माह के अंतिम तिथि को 31/5 को दिन के 11:42 पर होगा, जब वे मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको अब दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके नक्षत्र समूह के अनुसार हम देखते हैं। और हम ये कहें नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखते हैं। इसे नव तारा चक्र, इस पद्धति को नव तारा चक्र पद्धति बोला जाता है। यह अद्भुत पद्धति है। यह केवल आज का गोचर चंद्रमा के अनुसार नहीं, बल्कि हर ग्रहों के गोचर की स्थिति हम देख सकते हैं, दशा और महादशा का प्रतिफल देख सकते हैं, जातक पर हर व्यक्ति खुद भी देख सकता है कि हमारा जो महादशा आने वाला है वह कैसा रहने वाला है। और यदि अशुभता है तो जो चैलेंजिंग है उसके लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार हो, कर्म ऐसा करे ताकि जो अशुभता की स्थिति हो वो नगण्य हो, उसकी जो क्षमता है अशुभता की वो कम हो। इस पद्धति को नवतारा चक्र पद्धति कहते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति यहाँ तक केवल दशा महादशा नहीं, ग्रहों के कैसा फल होगा ऐसा नहीं, व्यक्ति आपके साथ, कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़ता है कि कहीं भी, वह कैसा आपके साथ फल देगा, उसके साथ जो संपर्क हुए वो आपके लिए किस हद तक लाभदायी या नुकसानदायक है, यह भी नवतारा चक्र बताता है। और इसी के मद्देनजर सबको सभी भी तथ्यों के मद्देनजर हमने नवतारा चक्र पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भगवान श्री राम, माँ सीता और राम भक्त हनुमान, ये इनकी कुंडलियां भी हमने डाली है कि कैसे इनके आपस में नवतारा चक्र पद्धति से कितने शुभ एक दूसरे के लिए हुए। तो जरूर देखें आप नवतारा चक्र पद्धति पर हमारी प्रस्तुति। और इसके साथ ही हम नवतारा चक्र पर जो पद्धति है हमारा है, यह आपके लिए उपयोगी होगा, यह हमारा पक्का विश्वास है। और आपके सुझाव के अनुरूप हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी इस पर अलग से डाला है।
संक्षेप में यहाँ बता दें कि ग्रहों के जो मन होते हैं नक्षत्री होते हैं। ग्रह जो फल देते हैं नक्षत्र के अनुसार ही देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही हैं। इसलिए 27 नक्षत्र जिनका क्रम निर्धारित है, उनकी क्रम संख्या उनकी निर्धारित है, और उनके क्रम संख्या के अनुसार उन्हें 9 भागों में बांटकर, यानी 1 से 9 को एक जगह रखकर एक श्रेणी में, 10 से 18 तक एक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में रखा जाता है। ग्रहों की क्रम संख्या भी, ग्रहों को भी 9 ग्रहों को उनके क्रम संख्या में रखा जाता है, जो क्रम संख्या महादशा के अनुसार होती है। यानी केतु से आरंभ होता है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, राहु बृहस्पति शनि और बुध। तो इसी क्रम में रखकर अब जो नक्षत्र की श्रेणी में हम 3 श्रेणी रखे हैं, हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र है, यानी अश्विनी माघा मूला, पहला 10वां और 19वां, इसका स्वामित्व केतु देव को दिया जाता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा 11वां और 20वां का स्वामित्व शुक्र देव को दिया जाता है, जो कि भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होते हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए तीसरा चौथा को भी उसी तरह से दिया जाता है, 5वां को भी, 5वां 6ठा 7वां 8वां और 9वां को भी दिया जाता है। और इस तरह से 9, 18वां 27वां का स्वामित्व बुध देव को दिया जाता है। तो ये रहे हमारे ग्रहों को, नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने का, यही नवतारा चक्र है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कैसे जोड़ा जाता है, कैसे किस तरह से जोड़ा गया, इस पर संक्षिप्त परिचय हमने दिया। यह भी नवतारा चक्र के हमारे पोस्ट में दिया हुआ है। उसके बाद फलित कैसे करते हैं? फलित करने के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके स्वामी जो बनते हैं ग्रह, वही ग्रह से गणना आरंभ होती है। यानी जन्म नक्षत्र जो हुआ, उसके स्वामी जो ग्रह बने, गणना वहां से आरंभ होती है। और वे ग्रह जो जन्म नक्षत्र के स्वामी बने, वे मिश्रित फल देते हैं। और वहां से तीसरा, 5वां और 7वां ग्रह जो बनते हैं, वे पीड़ादायक होते हैं, विपत्तिदायक होते हैं, अशुभता लाते हैं, अति पीड़ा देते हैं। वह चाहे ग्रहों के साथ संबंध बनाकर देखे, व्यक्ति के साथ संबंध बना के देखे, वही फल। साथ ही दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां जो ग्रह बनते हैं, वे तो फलदायी होते हैं। इस तरह से हम ग्रहों के तथा नक्षत्रों के साथ तालमेल कर आने वाले दिनों के बारे में अग्रिम जान सकते हैं। व्यक्ति से संबंध कैसा है, यह भी हम जान सकते हैं। कुंडली मिलान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहे हमारे नवतारा चक्र पर छोटी सी प्रस्तुति, परिचय प्रस्तुति। और अब चलते हैं आज का चंद्रमा के गोचर के अनुसार नवतारा चक्र पद्धति, जिसे हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बलम बोलते हैं, कैसा दिन रहने की संभावना है। तो ये दिन के 1:48 तक चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में है। और यह देखें कि हम रेवती नक्षत्र में चंद्रमा किस तरह का फल दे रहे हैं। तो आप देखें कि चंद्रमा रेवती नक्षत्र में इस रो में है, कॉलम में है। और जातक जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, इस कॉलम का हम मेल करते हैं, रो को, रो और कॉलम का मिलन करके हम फलित देखते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई जातक का जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, माघा में हुआ है या मूला में हुआ है, तो इसे हम यहां से आरंभ करते हैं गणना, और इसी सीध में हम चलते हैं।
और जब इस स्थिति में चलते हैं तो देखते हैं कि ये अति मित्र नक्षत्र में है, यानी अति शुभदायी है। उसी को फिर यदि हम मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखते हैं तो गणना यहां से आरंभ करते हैं, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि यह प्रत्ययरी की ओर ले जाता है, यानी शुभ नहीं है। हम तीसरे नक्षत्र को भी देख रहे थोड़ा। जिस जातक का जन्म पुष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, उसके लिए दिन कैसा रहने की संभावना है? तो संपत्ताई है, शुभ है। इसी क्रम में है, इसी तरह से हम दूसरा जो भाग है उस भाग को हम देखते हैं, और उस भाग को भी उसी तरह क्रम में देखेंगे हम कि जब हमने ये देखा कि 1 बजकर 48 मिनट तक कैसा किस नक्षत्र वाले जातक के लिए रहेगा, और इसके बाद चूंकि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे, तो यहां हमने अभी देखा था अश्विनी नक्षत्र में जातक के लिए अति मित्र थे, वे अब जन नक्षत्र में जन का फल देंगे, ताकि मिश्रित फल होगा। वही हमने देखा था मृगशिरा नक्षत्र वाले के जातक के लिए, मृगशिरा चित्रा और शर्मिष्ठा नक्षत्र के लिए तो प्रत्यरि का फल मिल रहा था, वही साधक का फल मिलेगा। वही पौष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद के लिए संपत मिल रहा था, और उसके बाद यहाँ पर विपत है, समस्या है। तो इस तरह से हम नक्षत्रों से जोड़कर अपने आप को चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बलन के अनुसार हम इसको देखते हैं, और यह बहुत ही सटीक इसका फलदायी होता है। इसलिए आप इसको, आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्तुति को देखें, समझें, और खुद अपने जो आपका निर्णय क्षमता होगा इससे सुदृढ़ होगा। जो किसी भी अशुभ परिस्थिति के लिए आप मानसिक रूप से यदि तैयार रहते हैं तो वह कम पीड़ादायक होता है, और इसलिए दशा महादशा के अनुसार जरूर देखें। हिंदी में हमने वीडियो पोस्ट किया है, अंग्रेजी में वीडियो इसका हम शीघ्र लाने वाले हैं, नवतारा चक्र पर। तो नवतारा चक्र पद्धति पर आप वीडियो जरूर देखें। इन्हीं प्रस्तुति इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। अभी तक हमने देखा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार कैसा फल होता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार कैसा फल होता है। तो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार हम यहाँ फल देखते हैं। और आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन दिन के 1 बजकर 48 मिनट पर है। तो चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और 1 बजकर 48 मिनट पर वे मेष राशि में आ जाएंगे। तो 1 बजकर 48 मिनट के पूर्व वृषभ राशि, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर तथा मीन राशि के जातकों के लिए उत्तमता के संकेत। वहीं 1 बजकर 48 मिनट के बाद जब चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे, जलीय राशि से निकलकर अग्नि राशि में आ जाएंगे, तो मेष राशि के लिए मिथुन, कर्क, तुला और वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। तेज राशि वाले के लिए थोड़ी परेशानी है, इसलिए सावधान रहें और अपने इष्ट देव का भी ध्यान करते रहें।
तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के तीसरे भाग की प्रस्तुति, जो चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार है, चंद्रमा की राशि के अनुसार है कि चंद्रमा राशि परिवर्तन जब करेंगे या अगर नहीं पर करेंगे तो ऐसा कैसा फल होगा। तो चंद्रमा चूंकि मीन राशि में भ्रमण करेंगे, कर रहे हैं पहले से, तो दिन के 1:48 तक मीन राशि के लिए अलग फल, यानी वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत। तत्पश्चात मेष राशि, मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। इसे चंद्र बलम कहा जाता है। और यह चंद्रमा जिस राशि में होता है, लग्न के अनुसार नहीं, चंद्रमा जिस राशि में अनुसार होता है उसी राशि से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं जातक का राशि क्या है। और चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसी उसी को राशि माना जाता है। और लगन जहां बैठता है उसे लग्न कहा जाता है, न कि राशि कहा जाता है। तो ये रहे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में हम आपको ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त से संबंध रखता है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता भी अधिक है, क्योंकि यह किसी भी शुभ काम को करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो, कोई शुभ कार्य हो, कोई मुहूर्त हो, या कोई विशेष कार्य हो, तथा अथवा कोई नया कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं। तो यह उस में कौन सा कार्य किस मुहूर्त में करना चाहिए यह दर्शाता है। यदि हम कोई मुहूर्त नहीं देख सके या नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम यह सलाह दिया जाता है चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखें। चौघड़िया का जो काल है, शुभ और अशुभ काल, उसे जरूर देखें और उसी के अनुरूप कार्य करें, ताकि आपके जीवन में शुभता ही शुभता हो और जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें अशुभता की स्थिति नगण्य हो। तो चलते हैं दैनिक पंचांग में कि ये इस भाग में चौघड़िया ज्योतिष पर चूंकि अलग से वीडियो हमने डाला है, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में चौघड़िया की यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में हम यहां बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं और 8 चौघड़िया रात का होता है, किंतु सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया जो होता है वो जो आरंभ का चौघड़िया दिन का या रात्रि का होता है वही उसी की पुनरावृत्ति होती है। चौघड़िया देखते समय हाँ ये बताते चले कि चूंकि 7 चौघड़िया होते हैं और सातों दिन से उनका संबंध हो गया, और सातों दिन के जो शासक ग्रह हैं वह अलग अलग 7 ग्रह हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध 7 विभिन्न ग्रहों से हो गया। और ये सातों विभिन्न ग्रह 7 विभिन्न विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। तो हुई ना बात, 7 चौघड़िया और 7 विशेष कार्य प्रयोजन। तो हर चौघड़िया किसी न किसी प्रयोजन से संबंध रखता है और उस चौघड़िया में उस कार्य को किए जाए जिससे वो संबंध रखता है तो शुभता की मात्रा सुनिश्चित की जा सकती है, ज्यादा बढ़ सकती है और अशुभता की स्थिति कम हो सकती है। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं उस चौघड़िया कहीं कोई अशुभता से तो अधिव्याप्त नहीं है। सामान्यतया दिन का चौघड़िया काल वेला, राहु काल और वार वेला से ग्रसित होता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो चौघड़िया जो भी अगर अशुभता से जो अधिव्याप्त रहे तो उस काल को, उस अवधि को हमें त्याग देना चाहिए। अब चलते हैं आज के चौघड़िया पर। आज शनिवार है, इसलिए शनिवार से संबंधित जो चौघड़िया है, काल चौघड़िया, ये यहां से दिन आरंभ होता है और यह दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है, मजदूरी से संबंध रखता है। दिन के
दैनिक जो कार्य आपके हैं उससे संबंध रखता है, आपके वृत्ति से संबंध रखता है, हमारे आपके वृत्ति से। तो यहाँ से दिन आरंभ होते हैं। और आज का चौघड़िया काल चौघड़िया कालबेला से, रोग चौघड़िया जो मंगल से संबंध रखता है राहु काल से, लाभ चौघड़िया जो विद्या लाभ से संबंध रखता है वार बेला से, और जो आदि का चौघड़िया वही अंत का चौघड़िया काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया में जो आरंभ का चौघड़िया लाभ चौघड़िया और अंत का चौघड़िया भी लाभ चौघड़िया है, ये काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन चौघड़िया को त्याग कर शेष चौघड़िया का हम उपयोग अपने शुभ कार्यों में कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि पूजा पाठ जप तप साधना आदि करने हैं तो रात्रि में निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं, और यदि अमृत चौघड़िया में इसका प्रयोग कर लें तो यह अति उत्तम है, क्योंकि 10:28 से 11:46 तक वो है। और यहाँ से चले अगर हम आरंभ करें तो चर चौघड़िया में तक हम जाते जाते वह भी शुभ है, यह शुभता की ओर जा सकता है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया मुहूर्त पर प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं, ले आए हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने सभी पिछले प्रस्तुतियों में यह बताते आए हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, 1 से 9 अंक तक काम करता है, शून्य अंक को नहीं इग्नोर किया जाता है। और 1-10 इसमें हमेशा जब भी 2 अंक, 1 से ज्यादा अंक जब भी प्रयुक्त हुए अंक मिलते हैं तो उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि हमें कोई शब्द मिलते हैं तो हर शब्द का में जो अक्षरों से शब्द बने हैं उन अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, और उन अंकीय मूल्यों से अक्षरों को परिवर्तित कर पुनः प्राप्त अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसका उपयोग करते हैं। गाड़ी संख्या जो शब्द और अंकों का समूह होता है में भी वही पद्धति है। शहर का नाम, आपका नाम आदि आदि में हम इसी तरह से अंकीय मूल्य हम में परिवर्तित कर इसकी शुभता निकालते हैं। अंक ज्योतिष जन्म तिथि के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसका मूलाधार जो होता है, आधार जो होता है, जन्म तिथि ही है। तो जन्म तिथि में तिथि अलग तिथि होती है जो 2 अंकों का होता है, और माह 2 अंकों का, 4 अंकों का वर्ष होता है। तिथि के 2 अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, उसे मूलांक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। और तिथि के जन्म तिथि के तिथि जो 2 अंकों का है, माह 2 अंकों का, और 4 अंकों का वर्ष, ये सभी को जोड़कर जब एकल अंक बनाते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। इस तरह मूलांक और भाग्यांक बनते हैं। भाग्यांक को कंडक्टर भी कहा जाता है। मूलांक और भाग्यांक में यदि किसी भी जातक का अच्छा तालमेल हो, आपस में मित्रता हो, तो उसके जीवन में शुभता रहती है। किंतु सावधानी यही रखनी होती है कि हम बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है, हमारे जो मूलांक और भाग्यांक के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन नाम से जो अंक जो हम ले आए वह दोनों के शत्रु बन गए, तो हमारे लिए फिर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अंक ज्योतिष यही दर्शाता है कहाँ पर क्या सावधानी बरतनी है। कौन से अंक हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहे हैं, कौन से ये हमारे नकारात्मक ऊर्जा को लेकर है, कौन सा अंक, यह अंक ज्योतिष से बनाता है, दिखाता है। सीखना बहुत आसान है, उपयोग करना भी आसान है, और सिखाना भी आसान। किंतु इसमें चूंकि 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 1-1 का से लेकर 99 तक, 9-9 तक का संबंध, तो इस तरह से 81 से इस तरह से आ सकते हैं संबंध। हर संबंधों को, हर दिन के संबंधों को यदि देखा जाए हमारी प्रस्तुति से ही, तो आपके 81 जो आपके संबंध है वो आपको आराम से निकल जाता है, केवल नोट करने की जरूरत है। तो आज की तिथि को देखें, 24 आज का तिथि है, इसको जोड़ते हैं तो 6 होता है, और पूरे तिथि को जोड़ते हैं, दिन जन्मदिन के तिथि को, दिनांक को, तो 2 होता है। यानी 6-2 का संबंध तटस्थता का है। और इसमें सकारात्मक ऊर्जा अगर लाए 6 और 2 का
जो मित्र है उसके अनुसार नाम अगर हम कर देते हैं जातक का, मोबाइल नंबर इनके अनुरूप यदि रहता है, तो इनके जीवन में शुभता की जो मात्रा है, सक्सेस रेट है, वो बढ़ सकता है। तो मूलांक और भाग्यांक से संबंध होता है, वही जीवन का बताता है। दिन के लिए सभी जातकों का जो मूलांक है और दिन का जो भाग्यांक है, उससे हम संबंध जोड़कर आज का दिन निकालते हैं। तो आज का जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, जिनका मूलांक 1 बनता है, 1 और 2 आपस में अति मित्र हैं, इसलिए आज का दिन उनके लिए अति शुभ है। 2/11/20 29 को किसी भी माह का जन्म जिसका जातक का है, 2 मूलांक बनता है। चंद्रमा जिनके स्वामी होते हैं, 2 और 2 का संबंध मित्रता का ही है, किंतु स्टार 2 ही मिल रहे हैं, सक्सेस रेट 40% ही है, क्योंकि दोनों वाटरी प्लैनेट हैं, दोनों इमोशंस को दर्शाते हैं, इसलिए इमोशन से सक्सेस नहीं मिलते, कर्म से सब करते हैं, मेहनत करना पड़ता है। तो कर्म का ज्यादा अच्छा से करें। और जो जातक नेवी व जल या दूध से संबंधित कारोबार से अपने आप को जोड़े हुए हैं, उनके लिए दिन और भी सफलता का दर बढ़ सकता है। 3/12/21 30 को जन्मे जातक बुद्ध देव जी बृहस्पति देव जी के स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। यह भी जातक यदि जल या नेवी से संबंध रखता है, चूंकि चंद्रमा जल और नेवी को संबंध करते हैं, या उस विभाग में से संबद्ध शिक्षा के अपने को जोड़े हुए है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति शिक्षा से संबंध रखते हैं। 4 मूलांक वाले 4/13/22/31 जिनका जन्म होता है, 4 मूलांक होता है, राहु देव स्वामी बनते हैं। राहु देव को मिस्चीवियस प्लैनेट कहा जाता है, डिप्लोमेटिक लायर बोला जाता है, और कल्पना की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। तो जहां इमोशंस और डिप्लोमेटिक लायर का संबंध उतना अच्छा नहीं हो सकता, तो अति शत्रुता का संबंध है 4 और 2 का। 2 स्टार मिल रहा है, 50% सफलता का दर होने की संभावना है। यह चूंकि 2 नंबर जो है मानसिक स्थिति को बताता है, मन को बताता है। मन बहुत ही चंचल होता है, और किसी चीज को राहु बढ़ाता है, तो चंचलता जब बढ़ती है, मन का ज्यादा बढ़ना, इमोशंस या डिप्रेशन का होना, यह सब दर्शाता है। इसलिए यदि जातक अपने आप को नहीं संभाले, तो डिप्रेशन आज का दिन हो सकता है, असंतोष हो सकता है आज के कार्यों में। 5/14/23 दिन का जन्म तिथि हो, 5 मूलांक है, बुध देव जिनके स्वामी बनते हैं। यहाँ बताते चले 1 और 9 के बीच में 5 ही अंक ऐसा है जो सभी को बैलेंस करता है, यानी 1 और 9 के बीच में 5वां अंक मध्यम अंक। दिन उत्तम होने की संभावना है, और 5 और 2 का संबंध मित्रता का है। अंकों के राज में 5 अंक कुमार को बोला जाता है, प्रिंस को बोला जाता है, और 2 अंक चंद्रमा को बोला जाता है। तो चंद्र जहां रानी को बोला जाता है, तो रानी और प्रिंस का संबंध मित्रता का होना ही है, स्वाभाविक है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और सक्सेस रेट जो है, सफलता का दर 90 से 100% है। यदि जातक प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करता है, तो सक्सेस रेट और बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले 6/15/24 जिनका जन्म तिथि है, शुक्रदेव जिनके स्वामी है, दिन सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि 6 और 2 का संबंध तटस्थता का है। 2 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। लेकिन जातक शुक्र मीठा को संबंध करते हैं, चंद्रदेव दूध से संबंध रखते हैं, पानी से संबंध रखते हैं। तो जातक मीठा, पानी या जल से संबंधित कोई व्यवसाय करे, उसे नौकरी उसमें हो, तो सक्सेस रेट इनका बढ़ सकता है, सफलता का दर बढ़ सकता है। 7 मूलांक वाले 7/16/25 जिनका जन्म तिथि है, 7 इनका मूलांक होता है,
केतु देव इनके स्वामी होते हैं। सावधानी जरूरी है क्योंकि केतु देव मोक्ष के कारक है। 7 और 2 का संबंध अति शत्रुता का है। 50% सफलता का दर होने की संभावना है। लेकिन केतु इंट्यूशन देते हैं, और इंट्यूशन के अगर आपको पूर्वाभास कुछ भी चीज का होता है, उसके अनुसार यदि कर्म करते हैं तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख इनका जन्म होता है। 8 इनका मूलांक होता है। शनि देव इनके स्वामी होते हैं। 8 और 2 का संबंध अति शत्रुता का है। 0 पर स्टार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आज हो सकती है। 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 जिनका जन्मतिथि है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। आज का दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है क्योंकि 9 और 2 का संबंध सेनापति और रानी का संबंध शत्रुता का ही रहता है। उस रानी को ज्यादा सेनापति से कोई लगाव नहीं। तो इस तरह से 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। और 2 रानी को दर्शाता है। 9 आपके ऊर्जा को दिखाता है, क्रोध को दिखाता है, ग्रेशन को दिखा जाता है। तो वैवाहिक जीवन में आज 9 मूलांक वाले अब वाद विवाद से दूर रहें। इनका मंगल मजबूत हो जन्म कुंडली में, वे भी दूर रहें क्योंकि 2 मूलांक आज होता है, आपके वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार आपके दैनिक पंचांग तथा आज का दिन कैसा होगा, इन सब की प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। आप अंत तक बने रहे इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही आप हमारे प्रस्तुति को यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि आपको हर प्रस्तुति की सूचना, हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। रही बात हमारे उन ग्राहक दर्शकों की जो हमारे नियमित दर्शक हैं, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप हमारे प्रस्तुति को केवल देखते ही नहीं है, साझा करते हैं अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में। जो ज्ञान बढ़ाता है, पुण्य के भागी आप बनते हैं तथा उनके जीवन में भी शुभता, सकारात्मकता, सफलता और उनके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करते हुए उन्हें समृद्धशाली बनने में सहयोगी आप होते हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपको कृपा बरसाए रखें। और अंत में हमारे नियमित दर्शक, आपका फीडबैक हमें बराबर मिलता है विभिन्न रूपों में। ये आपसे आग्रह है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और आपका फीडबैक के अनुसार ही हम अपनी प्रस्तुति को और उपयोगी बना पाते हैं। तो आपका फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको यदि पसंद आया या आप उपयोगी समझे तो पोस्ट को लाइक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहीं तक हम विराम लेते हैं। इसके पूर्व शनि देव की कृपा आप पर बरसे, राम भक्त हनुमान आप पर कृपा बरसाते रहे, इसका प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।